स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू यू विच मोड इज मोर इफेक्टिव? तो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, मुझे ऐसा लगता है कि स्टडी या एजुकेशन कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकता। आपने एक बढ़िया बात कही, ऑनलाइन में सिस्टम फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप सुबह पढ़ लो, दोपहर पढ़ लो, रात पढ़ लो, आज नहीं पढ़ा तो कल पढ़ लो, 7 दिन का 7 दिन बाद पढ़ लो। दिस इज अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। जबकि फ्लेक्सिबल किसको होना है? स्टूडेंट को फ्लेक्सिबल होना है। कई लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है ये समाज को खराब कर रहा है। मुझे लगता है सोशल मीडिया से बढ़िया शायद आशीर्वाद, बून आज तक कोई है ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हम उसका मिसयूज कर रहे हैं, इसीलिए वो बैन की तरह दिखाई पड़ रहा है। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एआई जॉब खा सकता है, तो क्या एआई लॉयर्स को रिप्लेस कर सकता है? सर, अर्चना केस से फेक न्यूज़ और ओवर इन्फॉर्मेशन काफ़ी चैलेंज रहा है। सो हाउ पीपल यूज सोशल मीडिया मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी? ओवर इन्फॉर्मेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ। सर, अब जैसे बैक टू बैक जितने भी केसेस हुए हैं, चाहे वो सोनम केस हो या मेरठ में जो ड्रम मर्डर केस हुआ था, तो उससे सोसाइटी क्या ये मानेगी? डू यू थिंक कि वुमेन टू कैन बी अ परपिट्रेटर, नॉट जस्ट सर्वाइवर? Hello everyone, welcome to the Student Mic Voices and Views, where we'll discuss some really important and quite sensitive topics. Before that, let me introduce myself. I'm Aparna Shukla, your host and dost. Guess what? I'm not alone. मेरे साथ एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है, माई टीचर, मेंटर एंड गाइड, वन एंड ओनली MJ sir, who will bring his insights and experience and a grounding perspective with us. Welcome sir. हेलो अपर्णा एंड नमस्कार साथियों। मुझे उम्मीद है कि आज बहुत सारी एक्साइटिंग बातें होंगी और ये पॉडकास्ट जो है फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि अपर्णा पूछने वाली हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। यस सर, बिफोर दैट आप अपनी कोई शेर और शायरों से एपिसोड का स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा। अरे वाह, शेर और शायरी जो है ये तो जीवन का भाग है। एक्चुअली जब हम बहुत बड़ा कुछ व्यू बहुत थोड़े शब्दों में बयान करना चाहते हैं तो उसके लिए कविता, शेर, शायरी यही शायद बढ़िया माध्यम है। कुछ मेरी फेवरेट लाइनें हैं जहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि बड़ी ढीठ है चाहतों की चिरैया, धरा ही नहीं ये गगन मांगती है। बड़ी ढीठ है चाहतों की चिरैया, धरा ही नहीं ये गगन मांगती है। मिली ना किसी को यूं ही राह चलते, सफलता परिश्रम लगन मांगती है। सफलता परिश्रम लगन मांगती है। ग्रेट सर, नाउ वी स्टार्ट। या व्हाई नॉट। आज के एपिसोड में सर विल डिस्कस सम इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग एंड ऑल्सो सम recent real life incident happen in our society, as we all are aware about it. And last but not the least, 130th constitutional amendment. What is it? Correct. I am ready to talk whatever you are going to ask. Shoot your questions. Let's kick things off with a simple question. Sir, as we all are aware that the classroom where chalk dust flies and the Zoom class where only the Wi-Fi signal flies. So आज के टाइम पे स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू यू विच मोड इज मोर इफेक्टिव? पहली बात तो ये है कि अब जो है ऑफलाइन मोड में भी चॉक डस्ट जो है वो रेयर हो गया है। उसका रीज़न है कि वाइट बोर्ड में लोग पढ़ रहे हैं और वाइट बोर्ड भी जो है वो आउट ऑफ फैशन है, क्योंकि अब डिजिटल बोर्ड आ गए हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, मुझे ऐसा लगता है कि स्टडी या एजुकेशन कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकता। मैं हमेशा ही 3 बातें कहता हूँ, जैसे कि कभी हमको कुछ सीखना है तो नॉलेज कैन बी क्लासीफाइड इन 3 डिफरेंट वेज। वन इज़ नॉलेज, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्या। द अदर इज सिस्टम, जिसे कहते हैं तंत्र। एंड द लास्ट वन इज स्क्रिप्चर, जिसे कहते हैं शास्त्र। तो पुरानी जो लर्निंग प्रोसीजर हमारी है, जिसे हम उपनिषद कहते हैं, उपनिषद का मतलब होता है जब गुरु और शिष्य साथ बैठते हैं और शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है। सिर्फ प्रश्न के उत्तर से नहीं समझता, उनके जीवन से, उनके आचरण से, उनके रहने सहने से, उनके बॉडी लैंग्वेज से वो बहुत चीज़ों से सीखता है। इसलिए पुराने समय में गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी। अगर आपने सुना हो कि जैसे 2 महान विभूतियां हैं जिन पर पूरा भारतवर्ष गर्व करता है, एक है भगवान श्री राम, जिनके पिता दशरथ थे, और उनकी जो पुरानी पीढ़ियां हैं जिनसे भारत वर्ष जो है वो शासित होता है, महान राजा दिलीप, महान राजा रघु, उनके घर में उत्पन्न हुए भगवान श्री राम जो विष्णु के अवतार थे, उनको पढ़ाने के लिए भी गुरु को, टीचर को घर पे नहीं बुलाया, उनको पढ़ने भेजा। तो हम पढ़ते हैं गुरुकुल गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। गुरु के घर गए वो। और कृष्ण जो कि मथुरा वृंदावन में रहे, उन्होंने द्वारका में शासन किया, पढ़ने के लिए इंदौर के पास एक जगह है उज्जैन, वहाँ आए और सांदीपनी आश्रम में रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है गुरु के पास जाकर बैठना, अगर हम नॉलेज चाह रहे हैं। फिर मैंने बताया 3 पार्ट हैं। एक है नॉलेज, विद्या जो दी जाती है, विद्या सिखाई नहीं जाती, नॉलेज दिया जाएगा। सिस्टम यानी कि तंत्र, तंत्र सिखाया जाएगा। और स्क्रिप्चर यानी शास्त्र जो है वो समझाया जाएगा।
मैक्सिमम लोग स्क्रिप्चर को समझना, मतलब जैसे लॉ में हम समझते हैं डायरेक्ट पढ़ा, डायरेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया, समझते हैं कि नॉलेज आ गया। नहीं, नॉलेज नहीं आया, आपको सिर्फ एक पार्ट समझ में आया है। ऑनलाइन से ये पॉसिबल है, आप गूगल पे चले जाओ, एआई पे देख लो और आप स्क्रिप्चर समझ रहे हो। एआई स्क्रिप्चर एक्सप्लेन कर रहा है। विद्या कौन देगा? वो देगा गुरु। और मुझे लगता है कि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो कभी भी एजुकेशन या लर्निंग का मुझे लगता है कभी भी, मतलब फ्यूचर में भी जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। इट कैन बी ओनली अ सपोर्ट। दूसरी बात ये है, ऑनलाइन एजुकेशन किन के काम का है, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कुछ लोग हैं फॉर एग्जांपल जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, उसका कारण है कि घर की जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं रिपीट कर दूं, हाउस वाइफ होना कोई ख़राब बात नहीं है ना, अपने आप में बहुत बड़ा काम भारत में जो है महिलाएं कर रही हैं, जो घर को संभाल रही हैं। कई बार ऐसा बोल दो तो लोगों को लगता है कि ये इसके समर्थन में है कि महिलाएं घर संभालें। नहीं, मेरी समझ ये है कि जैसे इकोलॉजी होती है, इकोलॉजी में हर किसी चीज़ का बड़ा महत्व है। पेड़ का, पौधे का, मच्छर का, मॉस्किटो का, कॉकरोच का भी महत्व है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में हर किसी का महत्व है। कोई छोटा साफ सफाई करने वाला व्यक्ति है, नहीं छोटा नहीं हो गया, वो पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है। कोई महान राजा है, नहीं वो महान नहीं है, वो राजा पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है। एक आदमी घर के बाहर काम कर रहा है, वो पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है। महिला घर में काम कर रही है, पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है। सबका बराबर सम्मान किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ हमने क्या कह दिया कि महिलाएं जो घर में काम कर रही हैं, हाउसवाइफ होना या हाउस मेकर होना, ये गलत है। तो जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं वो, या ऐसे आदमी, ऐसे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, 9 to 5, 10 to 6 का जॉब कर रहे हैं, अब ये कहीं जाकर नहीं पढ़ सकते। दे आर बाउंड इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम। इनके लिए ऑनलाइन कैन बी एन ऑप्शन। वो स्टूडेंट जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, एलएलबी कर रहे हैं, रोज सुबह 9 बजे उनको कॉलेज जाना होता है, 3 बजे कॉलेज से आते हैं, तो कैसे पढ़ाई करेंगे? इनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी अ पार्ट। सो ऑनलाइन सपोर्ट हो सकता है। मैंने कहा ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी ऑफलाइन का क्या कहना चाहिए, अच्छा शब्द है, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। क्योंकि ऑफलाइन में आपको 2-3 चीज़ें मिलती हैं। पहला, एक कॉम्पिटिटिव एज, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ रहे हैं, और आपको अगर ये पता है कि आज अगर मैं क्लास में जाकर नहीं बैठा तो कल मेरे से ये चीज़ छूट जानी है। जब ये बात आपको पता होगा तब आप क्या करोगे पता है? आज मन न होगा तो भी आप जाओगे पढ़ने के लिए। लेकिन वहीं ऑनलाइन की बात करें, आज पढ़ना है, नहीं पढ़े तो क्या होगा? शाम को जो है ऐप पर वो लेक्चर दिख जाएगा, तो आप अभी नहीं पढ़ोगे, आप कहोगे शाम को पढ़ूंगा। शाम को आपका दिमाग कहेगा कि अभी मत पढ़, एक काम कर, रात को 12 बजे से पढ़ लेना। रात को 12 बजे वही दिमाग समझाएगा। सुबह 5 बजे पढ़ने का बढ़िया समय होता है, आप 5 बजे उठो तो चीज़ें दिमाग में बैठती भी हैं। आप प्रोक्रास्टिनेशन की आदत पाल लेते हो, टालना जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और ये टालते टालते कब साल बीत जाता है पता नहीं चलता। मैं अच्छा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको अपर्णा, मुझे उम्मीद है कि आपके एक्सपीरियंस में होगा, नहीं है तो मेरे एक्सपीरियंस से काम लो। हम हमारे एप्लीकेशन वैदिक शिक्षा पर बहुत सारे कोर्सेज जो है सेपरेटली देते हैं स्टूडेंट को। जैसे कोर्स है BNS का, टोटल 60 लेक्चर्स हैं। एक लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का होगा, मैंने जो पढ़ाया है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट उस लेक्चर को परचेस करता है और रोज़ 1.5 घंटे का समय निकाले तो 2 महीने में उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो रोज़ 2 से 3 घंटे का समय निकालता है तो शायद 30 डेज में उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। रोज़ 3 से 4 घंटे पढ़े तो 12 से 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हमने उसका कोर्स ड्यूरेशन दे रखा है 10 महीने का। और आपको बताते हुए, सभी को बताते हुए मुझे आश्चर्य हो रहा है कि लोग वो कोर्स परचेस करते हैं, 9वें या 10वें महीने में कॉल लगाते हैं, बोलते हैं सर 2 महीना या 15 दिन एक्सटेंड हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि हम वो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए। आप 60 घंटे का लेक्चर 10 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाए। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। आप सिर्फ टाल रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आपका क्या एक्सपीरियंस है बताओ, या कोई क्वेश्चन है तो बताओ। राइट सर, आपने जो बोला वो बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। अगर जैसे आपने बोला कि ऑनलाइन में हम टालते ही रहते हैं, जैसे अगर लेकिन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑनलाइन क्लासेस गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, बट फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। सो हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक दैट पेयर डिस्कशन एंड ग्रुप लर्निंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एग्जाम जर्नी? ठीक बात। तो इस बात को मैं पहले से समझाना चाहता हूं कि फ्लेक्सिबल स्टूडेंट को होना है। हम फ्लेक्सिबल किसको कर रहे हैं? सिस्टम को। राइट। आपने एक बढ़िया बात कही, ऑनलाइन में सिस्टम फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप सुबह पढ़ लो, दोपहर पढ़ लो, रात पढ़ लो, आज नहीं पढ़ा तो कल पढ़ लो, 7 दिन का 7 दिन बाद पढ़ लो। दिस इज अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। जबकि फ्लेक्सिबल किसको होना है? स्टूडेंट को फ्लेक्सिबल होना है। और फ्लेक्सिबल कैसे होना है कि टीचर ने कहा आज सुबह 7 बजे क्लास है, वो तैयार होकर पहुंच जाए। कहा कि कल 10 बजे क्लास है, तैयार होकर पहुंच जाए। दिस इज द एज ऑफ लर्निंग। उसे सीखना है, और वो क्या कर रहा है? फ्लेक्सिबल सिस्टम को बना रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए टीचर ने जो पढ़ाया समझ में आ गया, लेकिन उस समझ में आने के बाद उसके जो डाउट्स हैं वो कैसे क्लियर होंगे? जैसे कुछ लोग समझते हैं ऑनलाइन में हम क्वेश्चन पूछ पाएंगे। समझना, एक क्लासरूम है जहाँ 100 से 150 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास में, और एक ऑनलाइन सिस्टम में बैठ के लगभग 1000 बच्चा पढ़ रहा है।
क्लास तो 1 घंटे की होगी, क्या 1000 बच्चों की क्वेरी सॉर्ट आउट कर दी जा सकेगी? ना। तो क्वेश्चन पूछेंगे बहुत सारे बच्चे, उसमें से टीचर रैंडम एक क्वेश्चन निकाल कर आंसर दे देगा। उस स्टूडेंट का फायदा कैसे हो रहा है? तो सच बताऊं तो स्टूडेंट का तो फायदा इसमें नहीं है। तो 1 to 1, अच्छा एक बात और आपको समझाता हूं, अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। आप आज की डेट में यूट्यूब की दुनिया में देखो तो किस चीज़ का फैशन और चलन है? वो है पॉडकास्ट, जो हम अभी कर रहे हैं, राइट। जहां एक क्वेश्चन पूछ रहा है और दूसरा आंसर दे रहा है। और आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, जो लर्निंग सिस्टम है, इसमें हमेशा ही इसी चीज़ का महत्व था और इसको हमने नाम दिया था उपनिषद। 108 उपनिषद है। और अगर आपको जानकारी दे दूं, आपको जानकर और अच्छा लगेगा कि गीता का जो ज्ञान दिया गया है उसमें एक प्रश्न पूछने वाला है, उसका नाम है अर्जुन, और एक आंसर देने वाले हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण। यहां भी 2 लोग बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं संवाद, डायलॉग बिटवीन, और इससे बढ़िया सीखने का कोई तरीका नहीं है। ऑनलाइन में क्या होता है, एक आदमी बोल रहा है, दूसरा बैठ के सुन रहा है। अच्छा, दूसरा सुन रहा है कि नहीं ये भी नहीं पता, क्योंकि अगर मान लेते हैं वो लैपटॉप में देख रहा है और मोबाइल में कोई एक मैसेज आ गया, उस मैसेज को पढ़ने लग जाता है, बिकॉज नो वन इज देयर टू टॉक टू द पर्सन और टू से और स्कॉल दैट डोंट डू दैट। कई बार ऐसा होता है हम क्लास में भी बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है और कोई मैसेज आ गया और हमने मैसेज देखा और हम ओपन कर लेते हैं, लेकिन वहाँ टीचर सामने है क्या बोलने के लिए, ए मोबाइल बंद करो। वहाँ कोई नहीं है और कोई नहीं होना उसके लर्निंग को अफेक्ट कर रहा है। राइट। सर, जैसे ऑनलाइन जो क्लासेस है वो स्ट्रॉन्ग कब से हुई है? जब से ये पेंडेमिक आया था, पोस्ट पेंडेमिक से ऑनलाइन लर्निंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है। तो व्हाट डू यू थिंक कि हाइब्रिड लर्निंग इज़ द फ्यूचर? पेंडेमिक का हुआ ये कि जब कोविड आया तो लोग घर से बाहर निकलना लोगों ने बंद कर दिया। मैं आपको बताता हूँ 2020 में जब पेंडेमिक आया, उससे पहले तक तो मैं पेटीएम भी ठीक से नहीं चलाता था। मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ, मैंने डाउनलोड तो कर लिया था लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं था ऑनलाइन सिस्टम पर, कैश लेकर ही हम चलते थे। फिर तब तक मैंने एप्लीकेशन पर नहीं पढ़ाया था, हमने एप्लीकेशन बनाया ही कोविड में, एप्लीकेशन डेवलप ही कोविड में किया। और पहली बार मैंने जूम की क्लासेस रखी कोविड के टाइम पर। उसका रीज़न था कि प्री के एग्ज़ाम हो गए थे, एमपी सिविल जज के 19 फेज़ 1 के, मेंस होना बाकी था और हमको नहीं पता था पेंडेमिक कितना लंबा चलेगा। प्रॉब्लम ये थी कि पेंडेमिक में हम 24 घंटे घर में थे, तो करें क्या? तो हमने पहला ऑनलाइन बैच बनाया जूम में, जहां हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। नाउ यहाँ पर मैं ऑनलाइन एजुकेशन काम कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में ये था कि प्री हो चुका है, उसको मेंस पढ़ना है, उसके माइंड में प्रेशर था, नंबर 1। दूसरी बात ये थी उसके पास ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगर आप ये कहो कि ऑनलाइन ही सॉल्यूशन है तो नहीं है। आपने हाइब्रिड लर्निंग की बात की, तो मुझे लगता है कि हाइब्रिड इज द सॉल्यूशन फॉर दोज हु आर डिसिप्लिन्ड। जैसे मैं अच्छा एग्जांपल इसका भी देता हूँ। अभी जैसे मान लो मैं ऑफलाइन क्लास चलाता हूँ, ऑफलाइन क्लास में जैसे मैक्सिमम लोग कर रहे हैं अभी मार्केट में, जैसे मैंने कहा कि आप मेरी क्लास में आके पढ़ो और आज अगर आप नहीं आ पाई तो आज का लेक्चर आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। यह है हाइब्रिड लर्निंग। एक्चुअली में हाइब्रिड लर्निंग का एक नुकसान क्या है पता है? स्टूडेंट को लगता है आज मेरा मन सुबह उठने का नहीं कर रहा है, उसका लॉस क्या है? वो लेक्चर उसको शाम को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगेन वो प्रोकास्टिनेशन की आदत उसकी बन जाने वाली है। तो मैंने कहा हाइब्रिड क्लास सॉल्यूशन उनके लिए है जो डिसिप्लिन्ड हैं, मतलब वो सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में ही नहीं जा रहा। जैसे एग्जांपल के लिए वायरल हो गया, फीवर 104 डिग्री है, डॉक्टर कह रहा है बेड रेस्ट करो, इस आदमी के लिए हाइब्रिड काम का है, उनके लिए नहीं है जो दोस्तों के साथ घूमने चले जा रहे हैं। और सॉरी टू से, लेकिन आज की युवा की बात नहीं कर रहा मैं, ये ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं ऑप्शन को चुनूंगा। इसलिए हमने पढ़ा कि नेपोलियन बोनापार्टा जब भी कभी किसी देश पर हमला करते थे तो वो 2 कंट्रीज़ के बीच के ब्रिज को पहले तोड़ देते थे कि अगर भागने का ऑप्शन होगा तो ये निकल भागेगा। तो वो ऑप्शन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लंबे समय तक मैंने हाइब्रिड क्लास नहीं दी। उसका रीज़न ये नहीं समझना मैं आज एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़ाने के बाद, टीचिंग करने के बाद अगर वो ऑनलाइन मेरे पास रिकॉर्डिंग में है, स्टूडेंट को मिल जाए तो क्या नुकसान है? हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान है स्टूडेंट्स का। मुझे पूरा भरोसा है कि स्टूडेंट्स क्लास में आना बंद कर देंगे या कम से कम क्लास अटेंड करेंगे अगर उनको पता हो कि ये हाइब्रिड मुझे मिल जाएगा। तो हाइब्रिड एक बहुत अच्छी चीज़ है। इट इज़ अ बून और बैन, इट डिपेंड्स अपॉन योर बिहेवियर। जैसे साइंस बून है या बैन है, या मोबाइल बून है या बैन है, इट डिपेंड्स अपॉन योर बिहेवियर। कई लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है ये समाज को ख़राब कर रहा है। मुझे लगता है सोशल मीडिया से बढ़िया शायद आशीर्वाद, बून आज तक कोई है ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हम उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, इसीलिए वो बैन की तरह दिखाई पड़ रहा है। सिमिलरली मोबाइल एक बैन यानी कि एक अभिशाप दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे आज की डेट में मैं हर कुछ मोबाइल पे करता हूँ, नोट्स मोबाइल पे बना रहा हूँ।
अच्छा, ऑनलाइन कुछ सर्च करना है तो मोबाइल पे हम कर रहे हैं, शायद आप भी कर रही होगी। हाँ। लेकिन अगर आप किसी ऐसे आदमी से मिलो जो मोबाइल का सिर्फ मिसयूज़ करता है, शायद आपके घर में या आस पड़ोस में कुछ लोग होंगे जो दिन भर रील देख रहे हैं, अगर आपको मोबाइल यूज़ करते देखे तो क्या समझेंगे पता है? रील देख रही रील होगी। देख कभी पढ़ाई भी कर लो, वो ये कहेंगे। उनको ये नहीं पता कि आप मोबाइल पे पढ़ ही रही हो। तो मैक्सिमम लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, इसलिए समझा जा रहा है कि आप मिसयूज़ कर रही हो। तो हाइब्रिड इज़ अ बून अगर उसका सही यूज़ किया जाए, इट इज़ अ बैन अगर लेजी लोग, प्रोकास्टिनेशन करने वाले लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। राइट सर, आपने एक बात बोली कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस में सामने टीचर को नहीं पता कि स्टूडेंट क्या कर रहा है। एग्जैक्टली। तो अगर ये एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि जैसे इन ऑनलाइन क्लासेस वेयर टीच एवरी स्टूडेंट से दैट नेटवर्क प्रॉब्लम, network problem occurs every time only in Correct है। surprise test, करेक्ट है। but teacher doesn't know that in another tab Netflix is going on. मैं अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ पन्ना। हम जो है भारत की एकमात्र 7 स्टार सिटी में रह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बता दूं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो सकता है ये भारत का सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर है। अब तो हम स्वच्छता के सिरमौर बन गए हैं। बावजूद इसके मैं जब कभी भी ऑनलाइन जाना चाहता हूँ उस दिन नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। अभी हाल ही में कुछ लोगों को पता होगा जो मेरा वेट कर रहे होंगे, मैंने सुबह आते ही पोस्ट मेरी टीम ने डाला कि शाम 5 बजे मैं लाइव आऊँगा और बहुत सारी मुद्दों पर बात करेंगे। दोपहर 12 बजे मेरी टीम के एक पर्सन ने मुझे कहा, जो जानते हैं कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा सर आप लाइव कहाँ से जाएंगे? मैंने कहा यहीं से, मेरे ऑफिस से। उन्होंने कहा नेट डाउन है, यहाँ पर वाईफाई नहीं चल रही है। अरे मैंने दूसरे ऑफिस में कॉल लगाया, यहाँ नेट है क्या? तो पता चला वहाँ भी वाईफाई काम नहीं कर रहा है। ये दोपहर 12 बजे की बात है। तो मेरे 2 ऑफिस जहाँ से मैं ऑनलाइन जा सकता था लाइव, 2 जगह पर नेट नहीं था। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, शाम 5 बजे जाना है, मैं घर चले जाऊँगा, घर से लाइव चला जाऊँगा। 3 बजते बजते आई वॉज थिंकिंग लाइक आई वॉज हैविंग एनी काइंड ऑफ एलिमेंट इन माई बॉडी, कोई तकलीफ़ है। मुझे लगा कि शायद फीवरिश फील कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा एक काम ये करते हैं, एक मेंबर को बुलाया, कहा इसको डिलीट कर दो, आज लाइव नहीं जा पाएंगे। 4 बजे मैं डॉक्टर के पास बैठा था। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर और वायरल डिटेक्ट हुआ, बाद में जो टाइफाइड निकल कर आया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। हम कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। मतलब अगर इंदौर जैसे शहर में हमको वाईफाई की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है तो गांव में तो कैसे ही मिल रहा होगा। तो जो लाइव की लोग चिल्ला रहे हैं ना, अच्छा मैंने और भी चीज़ें देखी हैं, शायद आपने कभी देखा हो, बहुत सारे लोग 1 घंटे में कोर्स पूरा करवा दे रहे हैं। ऐसे आते हैं ना, 1 घंटे में जो है BNS पढ़ लो। यार आप 1 घंटे में कैसे BNS पढ़ पा रहे हो? 1 घंटे में हमारी बातचीत नहीं पूरी हो रही है। Right. 1 घंटे में मैं BNS का इंट्रोडक्शन ना बता पाऊँ, लोग 1 घंटे में पढ़ा रहे हैं और लोग पढ़ भी रहे हैं। तो अगर कोई कहता है कि फलां ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, नहीं, उसने बेवकूफ़ नहीं बनाया, आप बनना चाह रहे थे, वो तो सिर्फ माध्यम बना बेचारा। तो इतनी सी बात है, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, आप पूछते जाएंगे तो मैं बताता चला जाऊँगा। ऑनलाइन से तो सर 1 घंटे में इंग्लिश भी सिखा रहे हैं। 1 घंटे में इंग्लिश सिखा रहे हैं। यहाँ हमारे शहर में ही लोग 60 घंटे में बिना कॉपी किताब के इंग्लिश सिखा रहे हैं, और सीखने वाले लोग हैं जो सीख रहे हैं। ऐसा नहीं होता। नॉलेज लर्निंग टाइम लेता है, इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस, है ना। आप कभी मत सोचिए कि शॉर्टकट में मैं सीख जाऊँगा, जीवन लग जाता है। और दूसरी एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई, एक अच्छा शेर याद आ गया। कहा है कि यूं ही नहीं चलकर हम तक ये तर्ज सुखन आया है। मतलब ज्ञान ऐसे ही चलकर नहीं आता है, बुजुर्गों के पांव दाबे हैं तब जाकर ये फन आया है। आपको अपने सीनियर्स के साथ बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब वो ज़माना चला गया जब लोग पांव दाब कर सेवा करते थे, वो पीढ़ी चली गई। लेकिन कम से कम इतना तो हो कि आप सामने आकर बैठो तो सही, हाय तो करो, हेलो तो करो, गुड मॉर्निंग तो करो। आप पर्दे के उस पार बैठकर सब सीख लेना चाहते हो, इम्पॉसिबल है। सर आपका भी एक्सपीरियंस ऑनलाइन क्लास में होगा, जैसे मेरा तो रहा ही है, हमेशा ही रहा है। जब जितना टाइम भी ऑनलाइन की, ऑनलाइन क्लास में टीचर कैन, ऑफलाइन क्लास में टीचर कैन कैच यू वाइल स्लीपिंग, करेक्ट। बट इन ऑनलाइन you have to just switch off your camera. Problem solved. मैं अभी जैसे एग्जांपल के लिए जब इंटरव्यू की क्लासेस होती हैं तो अभी हम ऑनलाइन में ऑल इंडिया इंटरव्यू के बच्चों की प्रिपरेशन करवाते हैं। लास्ट टाइम अभी हमने तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई। पंजाब, गुजरात, पंजाब हरियाणा जब वहाँ के जुडिशरी का इंटरव्यू था तो वो मैंने तैयारी करवाई। जम्मू एंड कश्मीर जुडिशरी की जो इंटरव्यू थी वो तैयारी करवाई, क्योंकि वहाँ से बच्चा सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए नहीं आएगा। हमारी इंटरव्यू की क्लास भी 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन की होती है, तो आना रुकना फिजिबल नहीं होता, तो हम ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं। जैसे ही ऑनलाइन सब जुड़ते हैं, मैं सबसे पहला ये कहता हूँ कि सबके कैमरे ऑन होने चाहिए। उसका रीज़न है कि आप बिस्तर में लेटे हुए हो, कैमरा ऑन कर दिया है, रजाई के अंदर आप बैठे हो या कॉफ़ी पी रहे हो या पॉपकॉर्न आप खा रहे हो और आप देख रहे हो। इट इज़ नॉट एंटरटेनमेंट, इट इज़ लर्निंग।
और लर्निंग के लिए कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। पहला, योर स्पाइन मस्ट बी इरेक्टेड, 90 डिग्री पर होना चाहिए, तभी आपकी बुद्धि काम करेगी। दूसरा, योर पेन एंड पैड मस्ट बी ऑन। अगर आपके पास नोट पैड नहीं है, आप नोटिंग नहीं कर रहे हो, तो आप क्या सीख रहे हो? आप सिर्फ सुन रहे हो, एंड दैट इज़ नॉट लर्निंग, दैट इज़ शेयर एंटरटेनमेंट। और लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है एटमॉस्फेयर, जो ऑनलाइन में शायद मैंने बताया कि अगर वो डिसिप्लिन्ड है, बहुत सारे लोग हैं जो डिसिप्लिन्ड हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा जा सकता, बट हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स के बारे में, जिनको कोई चाहिए, जो कहे कि बैठो, जो कहे लिखो, जो कहे लिख कर चेक करवाओ, उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस ही काम की। Sir, I guess whether it's online or offline, one thing is constant. Student will always say that syllabus बहुत ज़्यादा है. सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ये बात तो सही है। आप समझें कि जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी भी एक चीज़ को उठाओ, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है नाउन। सिर्फ नाउन को पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि ये जीवन छोटा है। सिर्फ वर्ब आपको समझना है तो दिस लाइफ इज़ शॉर्ट। बीएनएस एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने के लिए लाइफ छोटी है, तो सिलेबस तो हमेशा ही ज़्यादा है। इसीलिए मैं कई बार ऐसा बताता हूँ कि सीखना कैसे है, तो आज से लगभग 2300 ईयर्स अगो एक व्यक्ति हुए आचार्य कौटिल्य, जिन्होंने बताया कि सीखना कैसे है। तो वो कहते हैं अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। अनंत शास्त्रम मतलब सिलेबस इज सो वास्ट। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, यू हैव टू लर्न अ लॉट। अल्पश्च कालो, समय बहुत थोड़ा है, हमेशा हमको समय कम ही मिलता है। और कहते हैं बहुविघ्नता च, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। जिसकी लाइफ में खुद की प्रॉब्लम नहीं है वो दूसरे की प्रॉब्लम को अपना बना लेता है। जिसके जीवन में खुद का प्रॉब्लम नहीं चल रहा है वो कहता है मेरे फ्रेंड के बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप चल रहा है, तुम्हारा क्या है? तो वो कह रहे हैं अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत सारभूतम तदुपासनीयम हंसम यथा शीरमीमाम्बु मध्यात्। तो वह कहते हैं व्हाट इज़ द एसेंशियल, इंपॉर्टेंट क्या है वो पढ़ लो, और जो नॉन इम्पॉर्टेंट है उसे छोड़ दो। तो हमेशा ही आपको जानना है कि क्या छोड़ना है। जब सिलेबस बहुत बड़ा है तो क्या पढ़ना है ये नहीं जानना है, ये जानना ज़रूरी है क्या छोड़ना है। और क्या छोड़ना है इसके जानने के लिए चाहिए एक्सपीरियंस, और इसी जगह काम आते हैं टीचर्स, क्योंकि गूगल तो वास्ट और कर देगा सिलेबस। Right. आपने गूगल पे एक टॉपिक डाला, वो तो सैकड़ों पेजेस निकाल लाता है कि ये भी देख लो, ये भी सुन लो और ये भी पढ़ लो। सर गूगल भी अब एग्जैक्टली नई चीज़ें बताता है जितना एक टीचर हमें क्लैरिटी दे सकता है। करेक्ट है, क्योंकि टीचर के पास एक्सपीरियंस है ना। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अ टीचर इज अ पर्सन हु नोज द वे, हु शोज द वे एंड हु हैज़ ऑलरेडी ट्रेवल पर्टिकुलर वे। जो रास्ते पर चला हो, जो चला ही नहीं है वो कैसे बताएगा? सीधी सी बात तो ये। सर जैसे कि जो टीचिंग मेथड है वो शिफ्ट हो गया है फ्रॉम classroom chalkboards classroom from to digital learning, smart classes. So how has this evolution impacted judiciary coaching? पहली बात तो ये मैंने बताया कि जब टीचिंग शिफ्ट हो गई है, चॉक बोर्ड अभी हम भी यूज़ नहीं करते, हम भी स्मार्ट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल तो है। उसका रीज़न है कि आज मैं अगर कोई एक चीज़ समझा रहा हूँ और साथ में उसके डायग्राम और चार्ट एज इट इज़ दिखा पा रहा हूँ, तो शायद उससे लर्निंग बहुत ज़्यादा है। या कई बार जब हम सिर्फ बोल रहे हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, और साथ में अगर कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस भी साथ में सपोर्ट में दिख जाएं स्टूडेंट्स को, तो हमारी लर्निंग बहुत इम्पैक्टफुल होती है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब आज की डेट में लर्निंग इतनी ज़्यादा आसान हो गई है जो पहले कभी नहीं थी। मतलब आप समझना, जब हम स्टूडेंट थे और जब हम बायोलॉजी पढ़ते थे तो हमको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट डायग्राम दिखते थे। आज इंटरनेट की मदद से या स्मार्ट बोर्ड की मदद से आप स्टूडेंट्स को क्या दिखा सकते हैं, दैट पर्टिकुलर 3D कलर डायग्राम, जहां वो समझ सकता है कि एक्चुअली व्हाट इट इज़। हम तो इमेजिन करते थे। या जैसे अगर आप बात कर रहे हैं कि जैसे मैं जब स्टूडेंट था, जब मैं लॉ पढ़ता था, तो मुझे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे लगते थे जैसे कि कुछ दूसरी दुनिया की कहानी है, या मंगल और चांद है। कारण है कि हमने कभी हाई कोर्ट देखा नहीं था। हम एक बहुत छोटी सी जगह से आते हैं और हाई कोर्ट हमारे घर से लगभग 350 किलोमीटर दूर था, दूसरा ही शहर था। फैमिली में कोई दूर दराज तक जो है हमारे लॉ के इस फील्ड में नहीं था। तो हाई कोर्ट क्या है, कोर्ट का एटमॉस्फेयर कैसे होता है पता ही नहीं था। आज आप सुप्रीम कोर्ट की लाइव जो प्रोसिक्यूशन वहाँ जो चल रहा है, जो वहाँ पर में चीज़ें चल रही हैं, जो वहाँ PIL सुने जा रहे हैं, आप सीधे देख सकते हैं। इवन आप हाई कोर्ट्स में जो कुछ भी बहस हो रही है उसको आप सीधे देख सकते हैं। मतलब आपके लिए लर्निंग इतनी आसान हो गई है और आपके फिंगर टिप्स पे। ऐसा नहीं कि कहीं हमको इंटरनेट चलाने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, साइबर कैफ़े में। कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि साइबर कैफ़े क्या होता है। तो कैफ़े में जाना पड़ता था, वहाँ 20 रुपये देने पड़ते थे, 15-20 मिनट के लिए हमको एक्सेस मिलता था, उसमें भी इंटरनेट की चक्री घूमती रहती थी। आज सब कुछ आपके मोबाइल में है। आप हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और लोअर कोर्ट्स की ट्रायल्स अपने मोबाइल पर बैठ कर देख सकते हो। और क्या चाहिए बताइए?
मतलब आज एक एडवोकेट कोर्ट में जा रहा है, उससे पहले उसको पता है कि इस जज का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि उसने ऑनलाइन देख रखा है। हमारे लिए तो सब शून्य था। मतलब अगर आज से 15-20 साल 10 साल पहले की लर्निंग्स और आज की लर्निंग्स के बारे में हम बात करें तो आज की लर्निंग इज़ अ बून, कमाल है। मैं कहता हूँ टुडेज एरा इज़ द एरा, द बेस्ट एरा टू लिव। इससे बढ़िया समय ना पहले कभी था ना बाद में कभी आएगा। प्रॉब्लम बस इतना है, जैसा कि ह्यूमन बिहेवियर है, हम हर चीज़ का मिसयूज़ करना जानते हैं। तो हम लर्निंग्स का, बून का, हर चीज़ को हम बैन में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम मिसयूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। राइट सर। सर एज वी ऑल नो दैट जुडिशरी एक बहुत ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, तो उसके लिए पेशेंस और डेडिकेशन दोनों बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट प्रैक्टिकल टिप्स वुड यू गिव टू अवर स्टूडेंट्स? कोई ऐसा फील्ड बताओ जिसमें पेशेंस नहीं चाहिए। सब में वैसे तो चाहिए, हाँ। हर जगह चाहिए। ये बात और है कि जब आप जुडिशरी के लिए जाते हो तो आपको एक तो पहले चाहिए कि आपका जो दिमाग है, बुद्धि है, वो थोड़ा ठीक काम करता हो। बिकॉज बीइंग अ लॉयर, बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग अ जज, यू मस्ट बी अ स्मार्ट वन। क्योंकि आपको ऐसी बातों को पढ़ना है विच हैज़ बिन क्रिएटेड बाय द ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ द कंट्री। जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ही बात करें तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हमारी 1946 में, तो भारत के जो सबसे ब्राइट ब्रेन्स थे वो उस असेंबली में थे। तो अगर ब्रिलियंट आदमी कुछ कह रहा है तो समझने वाले को भी ब्रिलियंट होना पड़ेगा ना। कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कृष्णा यू हैव टू बिकम कृष्णा, बाय बिकमिंग अर्जुना यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा। तो कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण की बुद्धि चाहिए, तो टॉप माइंड्स को समझने के लिए टॉप माइंड चाहिए। तो जुडिशरी में पहले तो आपका ब्रेन बढ़िया काम करना चाहिए, है ना। आपके पास एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, आपके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास लॉन्ग आवर्स सिटिंग एंड रीडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। इन सब के लिए चाहिए पेशेंस, जो आपने वर्ड एक यूज़ किया। दूसरा डेडिकेशन और डिवोशन, ये दो चीज़ें तो मुझे लगता है कि इट इज़ द की टू सक्सेस। आप कुछ भी करना चाहते हो, यू हैव टू बी डेडिकेटेड। सो जुडिशरी में उसके लिए कुछ अलग से नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें तो है जो बाकी सबसे अलग चाहिए। फिर यू मस्ट बी द पर्सन ऑफ मोरालिटी, यू मस्ट बी द पर्सन ऑफ हाई, मतलब जो आम लोग हैं उनसे, आम जो प्रोफेशन है उससे ज़्यादा हायर वैल्यू आपके पास होने चाहिए। तो तभी आप जुडिशरी में जाएं और जज बने, क्योंकि एक जज को पूरी दुनिया देख रही है, वो वहाँ बैठा हुआ है और लोग उससे न्याय की आशा कर रहे हैं। और जज के बारे में प्लेटो अपनी बुक द लॉ में कहते हैं कि वो ईश्वर तुल्य है, क्योंकि न्याय कौन करेगा? न्याय सिर्फ ऊपर वाला करता है। और अगर इस धरती पे किसी को न्याय करने का अधिकार दे रखा है तो वो जज है। तो सोचिए कितने बड़े पायदान पे बिठा रखा है। तो डेडिकेशन, डिवोशन, पेशेंस, इन सब के साथ में ही यू मस्ट बी अ पर्सन ऑफ वैल्यूज़। सर जैसे आजकल अब हम अपना पॉकेट में ही लेके चल रहे हैं एआई, तो जो एआई टेक्नोलॉजी है, जैसे पहले लीगल रिसर्च में काफ़ी टाइम लगता था, करेक्ट है। अब एआई के आने से वो मिनट का काम हो गया, मिनट में हो जाता है। ठीक बात है। तो हाउ यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्टिंग? तो आई एम द फिट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। उसका रीज़न है कि हमने जो लीगल रिसर्च किया है उसमें, जैसे मैं जब LLB कर रहा था, तो अगर मान लेते हैं हमको कोई एक जजमेंट पढ़ना होता था, तो पहले तो ये पता करना होता था साइटेशन से कि ये कहाँ पब्लिश हुआ है, AIR में, SCC में या क्रिमिनल लॉ जर्नल में। फिर देखना होता था इस ईयर का ये वाला जो पर्टिकुलर बुक है वो किसके पास में है, हमारी चैम्बर में है क्या, नहीं है तो किसके चैम्बर में है। फिर उससे बात करके वो बुक लेकर आना होता था, मतलब यू हैव टू ट्रेवल फिजिकली। फिर उसमें से हम वो जजमेंट निकालते थे, जजमेंट को पढ़ करके उसका एसेंस हाईलाइट करके लिखना पड़ता था। कितनी बड़ी मेहनत की बात थी आप बताओ। मतलब अगर मुझे एक रिसर्च पेपर लिखना है तो मुझे लाइब्रेरी में बैठकर कम से कम 30 से 40 बुक्स पढ़ने पड़ते थे। आज ये सब काम कुछ समय पहले गूगल ने आसान कर दिया था, AI ने बहुत आसान कर दिया है। तो फिर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि AI भी काम किसके लिए है पता है? काम का सिर्फ उसके लिए जो उस फील्ड को जानता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब मुझे आसपास मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं, आप जैसे बहुत यंग लोग हैं जो चीज़ों को बहुत अच्छा समझते हैं, तो मुझे जैसे ही टेक्नोलॉजी में कुछ होता है जानकारी मिलती है। तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि ChatGPT कमाल कर रहा है, तो ChatGPT मैंने यूज़ करने की कोशिश की और मुझे पता चला कि जुडिशरी के फील्ड में ChatGPT बहुत छोटा बच्चा है। बहुत छोटा बच्चा मतलब बहुत छोटा बच्चा जो अभी तुतला रहा है। मुझे नहीं पता आने वाले टाइम में कितना स्मार्ट हो जाएगा, उसकी तुतलाहट बता रही है कि आने वाले टाइम में बहुत स्मार्ट होने वाला है, लेकिन अभी ये बहुत छोटा बच्चा है। उसको यही नहीं पता है कि एडमिशन को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर हम जुडिशरी की बात करें भारत में, तो इट इज़ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच गोज बाइलिंगुअल। व्हाट बाइलिंगुअल मीन्स मैं ये भी समझा दूँ। बहुत सारे लोग बाइलिंगुअल का मतलब समझते हैं, जैसे मैं कहूँ कि क्रॉस एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्ट होता है
विटनेस सही बोल रहा है कि नहीं ये पता करना, ये बाइलिंगुअल नहीं है, ये खराब कचरा गार्बेज लैंग्वेज है। अगर हम बाइलिंगुअल की बात करें तो बाइलिंगुअल होगा, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज टू चेक द वेरासिटी ऑफ द विटनेस, दिस इज द लैंग्वेज विच इज नोन एज इंग्लिश। अब इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? हिंदी में कहेंगे कि प्रति परीक्षा का उद्देश्य साक्षी की सत्यवादिता को परखना है, दिस इज द एक्चुअल बाइलिंगुअल। नाउ ये वेरेसिटी के लिए सत्यवादिता, विटनेस के लिए साक्षी, एडमिशन के लिए स्वीकृति, कन्फेशन के लिए संस्वीकृति, ये शब्द अभी चैट जीपीटी को नहीं पता। मुझे नहीं पता जेमिनी इसको जान रहा है कि नहीं जान रहा है, लेकिन मेरी समझ अभी तक ये कह रही है कि अभी ये लैंग्वेज के मामले में, जो कि लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, चैट जीपीटी को कहा जा रहा है कि वो लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, उसको नहीं पता। और मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी पेड वर्जन की, जिसके लिए शायद मंथली या क्वार्टरली चार्जेस 19,000 रुपीज़ हैं। मैं डेमो वर्जन की बात नहीं कर रहा, उसको नहीं पता। तो अभी तो एआई का फ्यूचर कहाँ तक जाएगा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि हमेशा ही, क्योंकि निकला तो ह्यूमन ब्रेन से है। जब कंप्यूटर आया था, आपको जानकारी दूँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम बनाया। वो थे जिन्होंने देश में, भारत में कंप्यूटर को ले करके आए। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। और जब ये आया देश में तो बहुत सारे लोग ये शपथ ले रहे थे कि हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं करेंगे, बाइकॉट कंप्यूटर। क्यों कह रहे थे पता है? क्योंकि इससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कंप्यूटर बहुत सारा काम कर देगा। ये बात सही है, कंप्यूटर ने बहुत सारे लोगों का काम कर दिया। इवन टाइपिस्ट की जॉब चली गई, टाइपिंग मशीन चली गई, कंप्यूटर के आने से हुआ। लेकिन क्या कंप्यूटर के आने से लोग बेरोजगार हो गए? नहीं, स्मार्ट लोगों की ज़रूरत तब थी, कंप्यूटर ऑपरेटर्स के जॉब बढ़ गए। तो एआई के आने पर भी मुझे लगता है कि लोग बेरोजगार नहीं हो जाएंगे। लोगों को ये ज़रूरत पड़ेगी जो एआई को चलाना जानते हैं, क्योंकि एआई सारा काम करके नहीं दे रहा है, उसको भी कमांड देना पड़ता है, प्रॉम्प्ट करना पड़ता है। ये तो हम डॉस में भी कर रहे थे। जब डॉस सिस्टम था विंडोज़ के पहले, तो वहाँ भी हम कमांड देते थे। जब विंडोज़ आया तो वहाँ भी हम कमांड दे रहे हैं, अभी भी हमको कमांड देना पड़ेगा। तो एआई चीज़ों को बेहतर करेगा, लेकिन कब? जब लोगों की समझ बेहतर होगी। अगर टेक्नोलॉजी स्मार्ट होगा, लोग डम होते चले जाएंगे, तो समाज कैसे चलेगा? क्या पता फिर मैट्रिक्स मूवी जैसा हो कि मशीन्स जो हैं वो ह्यूमंस पर कब्जा कर लेंगी, गॉड नोस। सर एक चीज़ आपने बोली कि अब वो बेरोजगार नहीं है, कोई भी अगर एआई आ रहा है, बट लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एआई जॉब खा सकता है। तो क्या एआई लॉयर्स को रिप्लेस कर सकता है? मेरी समझ तो नहीं करती, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब कभी भी आएगा तो ऐसी जगह पर ही काम करेगा जो ऑटोमेटिक काम हो सकता है, ऑटोमेशन पे जा सकता है। जैसे लोग डेटा एंट्री कर रहे थे, तो डेटा एंट्री का काम शायद बहुत अच्छा वो कर देगा। एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग और राइटिंग का काम शायद वो बहुत अच्छा कर देगा। मतलब जब हम प्लीडिंग के लिए जाते हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट, यू हैव टू प्रिपेयर द प्लीडिंग, यू हैव टू प्रिपेयर द प्लेंट, यू हैव टू प्रिपेयर नोटिस। इन सब का काम तो एआई कर सकता है, लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है वो काम तो एआई को अभी मुझे लगता है समय लगेगा। ये कहना गलत हो जाएगा कि एआई कभी रिप्लेस नहीं करेगा, ऐसी भविष्यवाणी हम क्यों करें। तो अब ये कहना ठीक है कि अभी एआई उतना सक्षम नहीं हुआ है, भविष्य में हो सकता है कि हो जाए, पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड नो वन नोज द फ्यूचर। जैसे जब पेजर आया था, मुझे नहीं पता कितने लोग पेजर जानते हैं, मोबाइल के ठीक पहले पेजर आया था, तो उसमें लोग मैसेज करते थे। और जो ठीक ठाक पैसे वाले थे वो पेजर लेकर के घूमते रहते थे, उनको लगता था कि ये बढ़िया है। उसके ठीक पहले कॉर्डलेस फ़ोन आ गए थे, कॉर्डलेस फ़ोन लेकर लोग घूमते थे, वायरलेस कॉर्डलेस फ़ोन था वो। लेकिन इन चीज़ों में कितनी जल्दी वो चीज़ें ख़त्म हो गई, आई और चली गई। सीडी और डीवीडी कब आई कब गई लोगों को पता नहीं चला। ठीक वैसे ही एआई, क्या पता कुछ नई चीज़ आ जाए जो एआई को तुरंत रिप्लेस कर दे। हम कह रहे हैं एआई बड़ा होगा, युवा होगा, कौन जाने उसके पहले कुछ और आ जाए। Right, sir. Sir, if you would give one tip to students to succeed in any learning mode, what would it be? Discipline. One word. अगर आप disciplined हैं, discipline means what? It is not about only learning. It is about all about your life. How you are living your life. आपके जीवन में उठने का एक समय है क्या? आपके जीवन में खाने का एक समय है क्या? आपके जीवन में एक सोने का समय है क्या? क्या आपने प्रायोरिटीज़ तय कर रखी हैं? मुझे लगता है डिसिप्लिन से किसी भी काम को करना जीवन में बहुत आसान है, इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड। और नहीं है, एक बढ़िया तरीका बताता हूँ करने के लिए। आप 30 दिन तक सोचिए कि मैं एक गुल्लक लेकर आइए और रोज़ उसमें 10 रुपये जमा, मैं कहूँगा 100 रुपये, कोई कहेगा हैं हम गरीब आदमी कहाँ से लेकर आएंगे। 10 रुपये आप रोज़ जमा करिए। कितने रुपये? 10 रुपये रोज़। सोचिए कि आज सुबह उठूँगा, नहाऊँगा, नहाने के बाद 10 रुपये गुल्लक में डालूंगा। अगर आपने ये काम 21 दिन कर लिया तो आप डिसिप्लिन्ड हैं। नहीं थे तो हो जाएंगे, करके देखिए। 99% लोग इसमें भी फेल हो जाते हैं। कोई बहाना मिल जाएगा कि आज होगा, चेंज नहीं है आज मेरे पास में, भूल गया कल मैं। कुछ ब्रिलियंट लोग होते हैं तो एक साथ 100 रुपये डाल देंगे।
करके देखिए। डिसिप्लिन का मतलब है आप 21 दिन तक किसी काम को कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सही, डिसिप्लिन हम अपनी मदर्स में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। If you adore the lady, Yes. if she is very respectable, if you think to become like her, वो ये सब सिर्फ इसके कारण हुआ है कि शी इज डिसिप्लिन, राइट, है ना? यस। अदरवाइज ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो डिसिप्लिन नहीं है, घर वाले ही उनको नहीं पसंद करते हैं। कई बच्चे हैं जो ऐसे हैं जो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, एनीथिंग, राइट? राइट सर। सर, यूथ जो है वो बैकबोन है नेशन का। करेक्ट है। सो आपके हिसाब से कि वो एक उसका कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुली कैसे होगा सोसाइटी में? पहली बात तो ये है कि जब हम यूथ के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो पहले तो समझना चाहिए कि हम गलत, सोसाइटी पहले जिम्मेदार है। सोसाइटी को गलत चीज़ों को हवा नहीं देनी चाहिए। जैसे मैं इस बात से मैं कुछ रिसेंट की घटनाओं के बारे में बात करता हूँ, शायद उस पर आप बात करना ही चाह रही थी। जैसे कुछ समय पहले बात करें तो 15-20 साल पहले के पीछे जाते हैं, 2012 के बाद तो और ज़्यादा की बात करते हैं। 2012 के बाद हुआ ये कि रेप के मामले भारत में बढ़ गए। 2012 में निर्भया वाला मामला हुआ, निर्भया के बाद 2013 का एंटी रेप बिल आया। होना तो ये चाहिए था कि लॉ आने के बाद समाज में अपराध कम होना चाहिए था, ऐसा होता नहीं है। बता दूं मैं, जैसे ही कोई लॉ आता है समाज में अपराध बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी जो चाइल्ड मैरिज भारत में हो रहे हैं, अगर 100 मैरिज हो रहे हैं तो उसमें 33% चाइल्ड मैरिज है। मतलब 100 लोग शादी कर रहे हैं तो लगभग 30 जो हैं वो बच्चे शादी कर रहे हैं। अगर अभी महिलाओं की शादी की एज 21 साल कर दी जाए तो चाइल्ड मैरिज कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। लॉजिकली कम होना चाहिए, लॉ आ गया है। हाँ, लेकिन बढ़ेगा। हाँ। क्यों बढ़ेगा? उसका कारण बताता हूँ। उसका कारण सिर्फ ये है कि मैरिज की एज हो जाएगी 21 साल, लोगों को पता नहीं चलेगा, लोग 18 साल में करते रहेंगे, जो 18 साल में करेगा वो ऑफेंस हो जाएगा। राइट। तो जब लॉ आता है तो पढ़ते हैं लॉ के स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं लॉयर, पढ़ते हैं जज, ऑफेंडर नहीं पढ़ता, वो तो उस काम को कर ही रहा है। हाँ। तो इमीडिएट जो है शिफ्ट दिखाई पड़ता है कि बूम आ गया, उछाल आ गई है बहुत बड़ी उस पर्टिकुलर ऑफेंस में। तो जब सोसाइटी की हम बात करते हैं, सोसाइटी चीज़ों को किसी तरह से तारीफ करता है। जैसे एग्जांपल दूं, जब निर्भया के बाद रेप के मामले देश में बढ़े तो आप गूगल करके देखो, देश के नेतागण जो जिम्मेदार पदों पर बैठे थे वो कह रहे थे, एक नेता ने कहा था कि युवाओं से तो गलती होती है। एक नेता ने ये कहा कि इसका कारण महिलाएं हैं जो छोटे कपड़े पहन रही हैं। आप इससे क्या कर रहे थे पता है? इससे आप अपराध को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे अभी एक हमारी स्टूडेंट है, इंटरनेट पर ही है, अर्चना, वो घर से चली गई। क्या परिस्थितियां थी, क्या थी, हमको नहीं पता। और लेकिन इंटरनेट पे जितना भी कंटेंट आया, न्यूज़ चैनल से आया, जहाँ से भी आया, कुछ लोग ये कह रहे थे कि पारिवारिक दबाव में वो घर से भागना पड़ा, उसे घर से बाहर जाना पड़ा। जब हम ऐसे कमेंट्स देते हैं कि पारिवारिक दबाव में उसको जाना पड़ा, तो हम ऐसे जाने को सही ठहरा रहे हैं। या सोनम नाम की लड़की जिसने अपने हस्बैंड को मार डाला, जब हम इस तरह से बातें करते हैं ना, उसके घर में दबाव था, उसकी मर्जी से शादी नहीं करने दे रहे थे, उसके पास एक ही रास्ता था, वो विधवा हो जाएगी तो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर। आप क्या बातें कर रहे हो? आप गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। जो गलत है उसको सोसाइटी को गलत कहना चाहिए, जो सही है उसको सही कहना चाहिए। और उसके साथ ही समाज को जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है थोड़ा मैच्योर होते जाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को समझे, और उसके लिए क्या ज़रूरी है पता है? कम्युनिकेशन। जब तक घर के लोग, अच्छा मुझे नहीं पता, हम दोनों जैसे बैठकर आज 1 घंटे बात कर रहे हैं, ऐसे तो पहले हमने कभी बात नहीं करी। मुझे नहीं पता कि क्या पता आपने लास्ट टाइम अपने पापा से ऐसे बैठकर कितनी बार बात की है। और मुझे लगता है यही चीज़ है, घर में इस चीज़ का माहौल डेवलप होना चाहिए कि 1 घंटे बैठकर, सप्ताह में 1 दिन निकालते हैं, मम्मी बैठे, पापा बैठे, बच्चा बैठे, बच्ची बैठे, दादा दादी तो अब 6 के 6 बैठे, आओ बातें करें। वो इससे कुछ पूछें, ये इससे कुछ पूछें, ये पूछें कि बेटा तुम्हारा दिन आज कैसा रहा। और मैं बताऊं, जिस तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना, शायद बच्चे को लगे अच्छा इज ही कंसर्न्ड, वो सोच में पड़ जाए, जबकि ये बात रोज होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सप्ताह में 1 बार तो हो। पापा ऑफिस से घर आए तो बच्चा बैठ करके पूछा, पापा कैसा रहा आपका दिन? सब ठीक था? आज क्या किया आपने? कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो बातचीत का बंद हो जाना इन समस्याओं की जड़ है। तो सोसाइटी और यूथ, इनके बीच में एक चीज़ का गैप हो गया है, वो है कम्युनिकेशन। बात भी कहाँ हो रही है पता है? चैट पे। अगर बच्चे को पिताजी से बुक्स मंगवाने हैं तो मैसेज कर दे रहा है, पापा ये किताबें भेज दीजिए, जबकि वो फ़ोन करके बात कर सकता है। लोग फ़ोन पर भी बात करना नहीं चाह रहे हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम।
राइट सर। सर जैसे अर्चना वाला जो केस हुआ था, हाँ उसमें ये कहीं ना कहीं एक ब्रिज बना है कि उसका कम्युनिटी, क्योंकि उसका एस्केप बिकॉज ऑफ मैरिज प्रेशर, करेक्ट, ऐसा ही हमने सुना हमने है। यही सुना कि उसके घर वाले दबाव डाल रहे थे किसी से शादी करने के लिए, एंड शी वाज नॉट इंटरेस्टेड, राइट। सो शी लेफ्ट। हमने ये सुना। हाँ So what advice would you give to build a bridge gap between parents and the youth? सी, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि यूथ जो कोई भी है, अच्छा पहले मैं ऐसा समझता था, अभी तक मेरा ये समझना है, वो युवा जो अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं, वो जब घर में कहते हैं कि मुझे फलां से शादी करना है, घर वाले मना करने के लिए कोई एक बात कह देते हैं। जैसे हमारे अपने मना कैसे करेंगे, कहते हैं अपने समाज में नहीं है, या कह देंगे कि दूसरी जाति का है, कह देते हैं दूसरे धर्म का है, या कह देंगे कि लड़के के फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं। कोई तो बहाना चाहिए ना मना करने के लिए। लेकिन लड़का और लड़की दोनों ही फाइनेंशियली साउंड हों, लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो और माँ बाप को समझाए कि ये लड़का मेरे लिए इसीलिए ज़रूरी है। क्या वो केयरिंग है? अच्छा, घर वाले भी क्या देखते हैं, घर वाले देखते हैं लड़की के घर वाले कि लड़का केयरिंग हो, ठीक परिवार से आता हो, ठीक ठाक उनकी इनकम हो। क्या गलत सोच रहे हैं? मतलब मान लेते हैं लड़का अगर ठीक ठाक इनकम वाला होगा, अच्छे परिवार से आता होगा, हेल्दी होगा, फिट होगा, किसके लिए है ये? लड़की के लिए। तो माँ बाप तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। ये बात वो बच्चे को बता नहीं पा रहे हैं। बच्चा ये सोच रहा है कि हम इस आदमी के साथ खुश रहेंगे, ये बहुत अच्छा है, केयरिंग है, नहीं कमाता है तो क्या है, मैं कमा लूँगी, लड़की ये सोच रही है। ये बात वो माता पिता को बता नहीं पा रही है। दोनों अगर एक दूसरे को अपनी बात समझा पाएँ तो या तो इनकी बात समझी जाएगी या इनकी बात समझी जाएगी। मैं ऐसा कहीं नहीं मानता कि युवाओं को अपनी बात अपने पेरेंट्स को समझानी चाहिए। मेरा समझना है जो बात सही है वो समझनी चाहिए। हो सकता है माता पिता सही हो सकता है बच्चा सही हो सकता है दोनों सही हो। लेट्स कम्युनिकेट, बात तो करें। और बात कैसे होना चाहिए? लॉजिकल जब बात होगी तो उसमें आवाज़ ऊंची नहीं होगी, धीरे आवाज़ में बात होगी। मैं एक बढ़िया बात बताना चाहता हूँ, कभी अगर आपने देखा हो, सुना हो, कि दो लोग जब लड़ रहे होते हैं, जब दो एक दूसरे से एनमिटी या दुश्मनी में होते हैं, चाहे नाराज़गी में होते हैं, माँ बाप हो, भाई बहन हो, दोस्त हों, टीचर्स हों, तो लोग चिल्ला के बात करते हैं। सुना है क्यों? पास में बैठे लेकिन चिल्ला के बात कर रहे हैं, ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये है, उनके बीच में दिल, हार्ट का डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। जब आप किसी से दूर होते हो ना, आपको चिल्ला के बात करना होता है। लेकिन दो प्रेमी प्रेमिका को देखो, एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, भले आमने सामने बैठे हैं, इतनी धीरे बात कर रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों धीरे बात कर रहे हैं? दिलों में इतनी नज़दीकी है ना कि बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो इशारों में बात समझ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन, दूर वाला नहीं, पास वाला, ताकि एक जो बोले दूसरा उसको समझे। सर अर्चना केस से फेक न्यूज़ और ओवर इन्फॉर्मेशन काफ़ी चैलेंज रहा है। सो हाउ पीपल यूज सोशल मीडिया मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी? सी, ओवर इन्फॉर्मेशन इज़ द प्रॉब्लम ऑफ दिस एज। एक समय था, पुराने समय में इन्फॉर्मेशन निकालना कहीं से, ये बड़ी टफ टास्क थी, बहुत मुश्किल था। आज की डेट में इन्फॉर्मेशन से बचना बहुत मुश्किल है। ओवर इन्फॉर्मेशन से लोगों को नुकसान ये है कि सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे अर्चना केस हो, कोई भी मामला हो, आप उस उठा के देखो। जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर वाला ही मैटर देखो, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन रोज आ रही थी, और उसमें से सही कौन सा है फिल्टर करना बहुत टफ था। कि वाकई में भारतीय सेना इस्लामाबाद में पहुंच गई क्या, कराची पर कब्जा कर लिया है क्या? क्योंकि हमारा पुराने समय में, पुराना मतलब 5 से 6 साल 10 साल पहले की अगर हम बात करें, तो हमारे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हुआ करते थे न्यूज़ चैनल्स। आज न्यूज़ चैनल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो गए, वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं रह गए। यूट्यूब पर किस पर भरोसा करें? क्योंकि कोई रेगुलेशन है नहीं, आपको जो बोलना है वो उठकर बोल सकते हो। एनी पर्सन कैन बी अ न्यूज़ रिपोर्टर। तो अब समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि इससे बचा कैसे जाए। और इससे बचने का एक तरीका ये है कि गवर्नमेंट को कुछ रेगुलेशन लाना पड़ेगा, और आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो ऑथेंटिक है। तो ये टफ टास्क तो है, क्योंकि रोज़ नए चैनल्स बन रहे हैं, नई तरह की इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं। थोड़ा सा अपना ब्रेन को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो आप कहीं भी भटक सकते हो, कहीं भी बह सकते हो। सर अब जैसे बैक टू बैक जितने भी केसेस हुए हैं, चाहे वो सोनम केस हो या मेरठ में जो ड्रम मर्डर केस हुआ था, तो उससे सोसाइटी क्या ये मानेगी? डू यू थिंक कि वुमेन टू कैन बी अ परपिट्रेटर, नॉट जस्ट सर्वाइवर? सी, पहली बात तो ये है कि आज की डेट में जितने सारे मामले आ रहे हैं, लोगों को ये लग रहा है कि महिलाओं में जो हिंसक प्रवृत्ति है, वायलेंट नेचर, वो निकल कर सामने आ रहा है। अगर वो था, नहीं था, तो महिलाएं वायलेंट हो रही हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। जबकि मेरे देखिए ऐसा है नहीं। आपको बता दूं मैं कि अगर आप हिस्ट्री एनसीआरबी के डेटा आप निकाल कर देखो, एनसीआरबी का डेटा निकालने पर पता चलता है कि जो ऑफेंडर्स हैं
उनमें जो वुमन का परसेंटेज है, अगर हम हीनियस क्राइम की बात करते हैं, मर्डर जैसे ऑफेंस की बात करते हैं, वो 1% से भी कम है। मतलब आज भी 99% वायलेंट एक्ट जो है वो मेल ही कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर 4 या 5 या 6 मामले हमारे सामने निकल कर आते हैं तो ये कहना गलत हो जाएगा कि वुमन इज़ नाउ परपेट्रेटर, शी इज़ नॉट ओनली अ सर्वाइवर। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। समाज में महिला पुरुष दोनों ही हिंसक हैं, रहे हैं। कहा ही जाता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हम बताएं तो आदमी जो है, इंसान का नेचर, उसकी प्रवृत्ति हिंसक है, वायलेंट है। एजुकेशन हमको सोशल बनाता है, और जिसके पास पावर ज़्यादा होगा वो वायलेंट होगा। इसे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में मत्स्य न्याय कहा जाता है। जो ज़्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल वाले को दबाता है। अभी हो ये गया है कि सोसाइटी में जो लॉज आ रहे हैं, चाहे वो एंटी रेप बिल्स हों या हमारा BNS लॉ हो, BNSS हो, या PWDVA की आप बात कर लो, PCN PNDT एक्ट की आप बात कर लो, आप जो लॉज देख रहे हो वो विमेन ओरिएंटेड है। मतलब जिसमें महिलाओं के फेवर में बातें हैं और मेल के अगेंस्ट में बातें हैं। इसका मतलब है कि विमेन को बाय लॉ और बाय द वे ऑफ लॉ एम्पावरमेंट दिया जा रहा है। महिलाएं एम्पावर हो रही हैं तो हिंसक बातें निकल कर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं हिंसक हो रही हैं। देखना, मैं बताऊं एक बात और आपको, बीच में भी एक इंटरव्यू चल रहा था PSC का। मैंने वहाँ ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट से पूछा। मैंने कहा क्या लगता है आपको कि महिलाएं हिंसक होती जा रही हैं? तो वो लड़की ही थी जो सामने बैठी थी, और उसने आंसर दे दिया, कहा कि सर वो तो पहले से ही थी, अभी दिखाई पड़ रहा है। मेरा समझना ऐसा है कि महिला, वुमन को बनाने वाले ने ही बहुत सॉफ्ट हार्टेड बनाया है। शी कैन नॉट एवर बी वायलेंट। कोई एक आध एक्सेप्शन है, हम उनको एक्सेप्शन की तरह देखना चाहिए, क्योंकि अ वुमन इज द नॉट ओनली द मदर, शी इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ एवरी चाइल्ड। उसको नेचर ने ही बनाया है केयरिंग, उसको नेचर ने ही बनाया है कंसर्न। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छी बात, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर बात करता हूँ। कबीर कहते थे, मैं कहता आँखन देखी। मैं आंखें देखी बात कर रहा हूँ। हमारे घर में मेरे पास एक बेटा है, उसके 2 तरह के फ्रेंड्स आते हैं। लड़के जो उसके फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स जो उसकी फ्रेंड्स हैं। जब लड़के घर में आते हैं तो पूरा घर फैल जाता है, और जब लड़कियां घर में आती हैं तो चीज़ें जम जाती हैं। और ये एक्सेप्शन नहीं है, ये रूल है। उनको नेचर ने बनाया ही केयरिंग है। हम बस ये बोल रहे हैं कि तुम पुरुषों के बराबर हो, तुम पुरुषों के बराबर आ जाओ, जो कि उसको कम करना है। अगर समझना, महिलाएं यहाँ हैं, पुरुष यहाँ हैं, तो दोनों को बराबर करके महिलाओं का मान बढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, महिलाओं का मान हम नहीं बढ़ा रहे हैं। बस उसको बताने की देरी है कि तुम यहाँ हो। पुरुष जो कि पहले ही हिंसक है, वायलेंट है, या समझना, पुरुषों में समझ भी लेट आती है। अगर आप एक डेटा निकाल कर देखें तो जो मेल चाइल्ड होता है वो 3 साल में बोलना शुरू करता है। हाँ। लगभग 2.5 से 3 साल में। जो गर्ल चाइल्ड होती है वो 1.5 साल से बोलना शुरू करती है। ये क्या बता रहा है? वो ज़्यादा समझदार हैं, वो ज़्यादा सयानी हैं। इसीलिए पुराने समय में लड़कों को बढ़ावा दिया जाता रहा, क्योंकि वो धामड़ है, गधा है। लड़कियों को कहा जाता रहा, ऐसे मत करो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत, क्योंकि वो पहले से ही ब्रिलियंट है। तो हमेशा ही हम क्या करते हैं? कमतर को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ने वाले को कम करते हैं। दिस इज द वे ऑफ बैलेंसिंग। और ये बैलेंसिंग खराब ऐसी हो गई कि महिलाओं को लगने लगा कि वो कमतर हैं, कमतर हैं, कमतर हैं, जबकि ऐसा है नहीं। क्लियर बात है? राइट सर, वैसे भी हम भी शुरू से यही सुनते आए हैं कि जो गर्ल्स हैं उनमें मैच्योरिटी एज कंपेयर टू मैन जल्दी आ जाती है। करेक्ट है, बिकॉज दे आर ब्रिलियंट वन। मतलब ये हम जनरलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, 1-2 की बात नहीं कर रहे हैं। आचार्य कौटिल्य अपनी अर्थशास्त्र में लिखते हैं, महिलाओं के पास पुरुषों से 16 गुना ज़्यादा बुद्धि होती है। 1-2 गुना नहीं, कितने गुना? 16 टाइम्स। इसीलिए आप रिजल्ट देखो ना, आप UPSC का रिजल्ट देखो, को टॉपर कौन है? लड़की। टॉप 10 में देखो 7 लड़कियां हैं। मैं तो जब से बड़ा हुआ हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तब से देख रहा हूँ कि 10वीं कक्षा के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी। मारना ही था। दे आर बॉर्न ब्रिलियंट। लेकिन हमारे समाज ने उनको कमतर बता के रखा। कारण है कि वो आगे बढ़ रही थी, उनको कम किया गया। और दिस इज द एरा जब उनको अपने अधिकार मिल रहे हैं। जब उनको अपने अधिकार और राइट्स मिलेंगे तो ऐसी घटनाएं सामने आएंगी ही आएंगी, जिसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये शब्द भी ऐसी बातों को बढ़ावा देने वाले हो सकते हैं। ऑफेंस इज एन ऑफेंस एंड एवरी ऑफेंडर इज एन ऑफेंडर। ईच एंड एवरी वन हु कमिट्स एनी ऑफेंस शुड बी ट्रीटेड इक्वली। तो ये सिर्फ महिला थी, उसके परिवार में दबाव था, इसीलिए उसने मर्डर किया, उसको माफ़ी मिल जानी चाहिए, बेकार बात है। शी शुड बी ट्रीटेड लाइक अ क्रिमिनल। सर, एज ऑफ नाउ डोमेस्टिक अब्यूज, डाउरी और डिवोर्स जैसे केसेस काफ़ी कॉमन है। डू यू फील लीगल अवेयरनेस इज जेन्युइनली इंक्रीज्ड और इज देयर अ बिग गैप? मैं अच्छी बात आपको बताऊं कि 2024 में मेरा PhD कंप्लीट हुआ, जिसका टॉपिक ही था PWDVA, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। और मैंने उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पर रिसर्च किया।
जब मेरा फाइनल वाइवा था, वाइवा वोस, जिस दिन बहुत सारे डिग्निटरीज आए थे, और मेरे प्रेजेंटेशन में एक लेडी जो प्रोफेसर हैं उन्होंने पूछा कि डोमेस्टिक वायलेंस की जब जानकारी लोगों को बढ़ेगी, अवेयरनेस आएगा, तो डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं कम होंगी कि ज़्यादा होंगी। तो मेरा समझना ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस की जानकारी का होना, अवेयरनेस का होना, इसका घटनाओं से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। उनका एक पूछना और भी था कि अगर मान लेते हैं महिलाओं को जानकारी मिलेगी कि ये चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस में आती हैं, जैसे इकोनॉमिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़। अभी लोग ये समझते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है महिला के साथ होने वाली मार पिटाई, उसको इकोनॉमिक अब्यूज़ में आता है। अगर उसके पसंद की, मतलब डोमेस्टिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसको खरीदने न देना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। इकोनॉमिकल अब्यूज़ में आता है ये। उससे बिना पूछे घर की चीज़ों को किसी को दे देना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। सेक्सुअल अब्यूज़, बिना कंसेंट, बिना उसके विल के उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना, सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है। फिजिकल अब्यूज़ तो है ही है। तो उनका पूछना था जब महिलाओं को ये पता चलेगा तो इसका मिसयूज़ बढ़ेगा। मेरा समझना ये है कि अवेयरनेस मिसयूज़ को कम करता है। समझना, एकदम आयरॉनिकल बात कर रहा हूँ मैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपके घर में चाकू छुरी रखी हुई है, घर में छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं है उसका यूज़ क्या है, तो वो क्या करेगा, हाथ काट लेगा, नाक काट लेगा। लेकिन जितने बड़े लोग हैं वो सब अवेयर हैं चाकू छुरी का क्या यूज़ होता है, तो कौन मिसयूज़ कर रहा है? कोई एक वायलेंट व्यक्ति होगा, ऑफेंसिव नेचर का होगा, जो कि फ्यूचर में ऑफेंडर बन सकता है, ऐसा आदमी उसका मिसयूज़ करेगा, बाकी लोग तो यूज़ करेंगे। ठीक यही बात लॉ के अवेयरनेस पर जाती है। अब जैसे ही लॉज की जानकारी समाज को होगी, महिलाओं को होगी, मिसयूज़ कम होगा। मिसयूज़ कौन करेगा? वही जिसका नेचर ही आपराधिक है, जिसकी नेचर में ही है क्रिमिनल बनना। क्रिमिनल नेचर का आदमी ऐसा करेगा। सर, एक रीसेंट केस और है, we all are aware about that, Nikki Bhati Haryana case. So where harassment, so that dowry harassment escalated to violence and murder. Correct. So how does it reflect challenges that women face in exercising their right to marry? सी, पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है महिलाओं के लिए जो सबसे ज़रूरी आज है, जो हमेशा ही रहा है, वो है इकोनॉमिकली साउंड होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना हमेशा ज़रूरी है। तो हर माता पिता को काम ये करना चाहिए कि उसको कम से कम पढ़ाएं, ग्रेजुएशन कराएं, कोशिश ये करें कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। दूसरी बात, लड़की के परिवार वालों को पहले ध्यान रखना चाहिए, ऐसे हर एक आदमी का बाइकआउट होना चाहिए जो डाउरी की डिमांड कर रहा है। डाउरी डिमांड मतलब किसी भी तरह का डिमांड। अभी तो देखने में ये आता है, मैं 1-2 रोज़ पहले ही क्लास में ये बात कर रहा था कि जिस घर में लड़की पैदा होती है, लड़की के पिता पहले से ही एफडी करने लग जाते हैं, उसके नाम पर पैसे जोड़ने लग जाते हैं, घर में गोल्ड परचेस होने लग जाते हैं कि इसकी शादी करनी है। और लड़की जब 12-15 साल की होती है तब से ये बातें होने लग जाती हैं कि शादी करनी है, दहेज जोड़ना है, ये बातें घर में होने लग जाती हैं। लड़के के परिवार में ये बातें होने लगती हैं कि इसको दहेज में क्या मिलेगा, बोलेरो लेकर आएगा कि क्या लेकर आएगा, कैसी लड़की से शादी करेगा। ये जो खराब बात है, जो सोशल अब्यूज़ है, जो ऑफेंस है, वो हमारे कल्चर का पार्ट बन गया है। सबसे पहले अपने घर से उसको हटाना होगा। लड़की के माँ बाप को ये समझना होगा सिर्फ लड़की इसलिए नहीं पैदा हुई कि शादी करके उसको विदा कर दो, उसका अपना जीवन है और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। शादी, लता मंगेशकर जो है उनकी शादी नहीं हुई, क्या उन्होंने अपना अच्छा जीवन नहीं जिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं करी, अब्दुल कलाम हमारे जो साहब थे, APJ, जो कि देश के राष्ट्रपति बने, वो अकेले रहे जीवन भर, क्या उनका जीवन बढ़िया नहीं था? बहुत बढ़िया जीवन था। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, ग्रो करना लाइफ में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन हमने क्या समझ रखा है, लड़की पैदा हुई है तो शादी कर देंगे। कब शादी कर देंगे? घर में बातें चलने लगती हैं, Right. इसकी तो 18 में कर देंगे, तो 19 में कर देंगे, और लड़की 18-19 की होगी, पड़ोसी आके पूछने लगते हैं, लड़का देख रहे हो क्या? क्या जीवन का पर्पस शादी है? पहले तो ये बात को समझना चाहिए। जिस दिन से ये बात क्लियर हो जाएगी, जिस दिन लड़की के माता पिता दहेज के लिए ना बोलना शुरू करेंगे, ना, जिस दिन लड़की ये कहेगी कि मुझे दहेज नहीं देना, डाउरी नहीं देना, शायद उस दिन समाज में बदलाव आएगा। शुरुआत यहाँ से होगी। दूसरी जिम्मेदारी लड़कों की है। लड़कों को साफ साफ ये समझना चाहिए कि भैया एक बड़ी अच्छी फिलॉसफी है, जीवन में कोई भी व्यक्ति इस लाइफ से कुछ भी लेकर बाहर नहीं निकला, आपको सब यहीं छोड़ जाना है। बड़े बड़े राजा महाराजा अपना महल छोड़ गए, आप क्या डाउरी का आइटम लेकर के जाओगे? इससे बढ़िया तरीका क्या होगा, आप खुद कमाओ अपनी कमाई हुई चीज़ पर, और सबसे बढ़िया तरीका है लड़का लड़की दोनों मिलकर कमाएं ना। दोनों मिलकर सोचे हम अपने महलों का सपनों का आशियाना बनाएंगे, दोनों मिलकर सोचे आओ हम कार खरीदते हैं, क्यों लड़की दहेज में कार लेकर आएगी? तो इतनी सारी बातें अगर समाज में समझ में आ जाएंगे तो मुझे लगता है उस दिन शायद ये सब सोशल अब्यूज़ जो है ख़त्म हो जाएंगे और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी घटनाएं ख़त्म होंगी। इसके लिए लड़कियों को आवाज़ उठाना पड़ेगा।
सर 12th जैसे ही ख़त्म होता है तो सोसाइटी का पहला क्वेश्चन होता है कि अब और अभी और कितना पढ़ना है। करेक्ट है, ये उनका हर समाज में है। हाँ, उनका इसी क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि कब तक पढ़ोगी, शादी भी करनी Correct है। है। तो हर मेंटेलिटी ये कह रही है कि लड़कियों के लिए केवल एक चीज़ ही बना के रखा है, शादी करना। शादी करना। उसके लड़की के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है शादी कर शादी लेना, करना। जो कि गलत है। दूसरी कहानी, जिस दिन शादी हो जाएगी फिर परिवार वाले आके क्या पूछना शुरू करते हैं, बच्चा कब बच्चा होगा। कब- मतलब क्या जीवन शादी करने और बच्चा पैदा करने के लिए है क्या? कम ऑन, समाज को इस मेंटलिटी से बाहर आना होगा। सर अगर हम फेमिनिस्ट की बात करें तो आजकल लोग फेमिनिस्ट को बहुत गलत समझते हैं। तो हाउ वुड यू डिफाइन फेमिनिस्ट इन अ सिंपलेस्ट सेंस? सी, लोग फेमिनिस्ट को गलत नहीं समझ रहे हैं, लोग फेक फेमिनिज्म को गलत समझ रहे हैं। समझना, फेमिनिज्म एक ऐसी चीज़ है, मेरी समझ में ये कहती है, नारी मात्र के लिए किसी के मन में सम्मान होना इस फेमिनिज्म। फेक फेमिनिज्म क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक बड़ा अच्छा जोक है, मजाक ही है, जहाँ पर मैं एक दादी अपनी बेटी से, माँ अपनी बेटी से कह रही होती है खाना बनाना सीख ले, तो शादी हो जाएगी तो जीवन में कैसे चलेगा। तो लड़की कहती है मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी जिसको खाना बनाना आता होगा, जो खाना बना के खिलाए। तो उसकी दादी कहती है कि जिस दिन तेरा पति बीमार होगा, शहर से बाहर जाएगा, उस दिन भूखे मरेगी क्या। तो वो जो लड़की कह रही है ना मेरा पति खाना बना के खिलाएगा, ये फेक फेमिनिज्म है। एक बात समझना, जब हम कहते हैं इक्वल वर्क का मतलब क्या है। जैसे पुराने समय में जो सोसाइटी थी, महिला को घर में काम करना पड़ता था, आदमी बाहर जा रहा था। कारण क्या था? लड़की की शादी हो जाती थी 13-14 साल में, और जीवन के 25-30 साल वो एक काम करती थी, बच्चे पैदा करने का। एक समझना, पुराने समय में परिवार में 8 भाई बहन 10 भाई बहन का होना तो बड़ा आम था, आज भी बहुत घरों में है। अगर किसी परिवार में 10 भाई बहन हैं और हर एक भाई बहन के बीच में 3 साल का गैप है, तो इस महिला ने जीवन के 30 साल बच्चे पैदा किए। सोचने में ही डरावना लग रहा है, लेकिन किए हैं। और आज भी ऐसे परिवार मिल जाएंगे जहां 8-10 भाई बहन हैं। अब ये महिला जो हर तीसरे साल में प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट होने के बाद सीधी सी बात है, बॉडी और काम करने की एफिशिएंसी सब खत्म हो जाती है। तो सोसाइटी ने क्या सोचा, ये घर में रहेगी, आदमी बाहर काम करने के लिए जाएगा, आदमी बाहर काम करेगा, ये घर में रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ हो गई? जहाँ पर सोसाइटी में ये बातें खत्म हो गई, हम दो हमारे एक का चलन आ गया, महिला फिर भी घर में रहेगी। क्यों घर में रहेगी? वो भी बाहर काम करने जाना चाहती है, वो काम करने नहीं जा रही है। तो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, ये काम तुम्हारा है, ये काम मेरा है। अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। मैंने तो बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, जो जैसे कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर पत्नी बाहर जाके कमाने लगे तो हम घर में रह लेंगे। फिर लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो घर बैठ के खा रहा है। समाज कई तरह की चीज़ें कहता है। समाज की मेंटेलिटी से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बारे में सोचें, छोड़ दें ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना रह जाए रहना। तो इन लोगों की बातों से तो परेशान ही होना है। Sir, if we talk about women's safety, so what more can be done legally or socially to uphold the dignity and safety of women? पहली बात तो ये है कि सबसे पहले ये जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं ये देना बंद करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों नेताओं ने कहा कि लड़कों से जवानी में भूल हो जाती है, या ऐसी वाली बातें जहाँ पर में हमने सुना कि लड़कियों के छोटों कपड़ों के कारण ऐसा हो रहा है। ये स्टेटमेंट खराब है। कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, उसके लिए साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा, उसके लिए तो ऑफेंस की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट खराब है, अपराध को बढ़ावा देने वाले हैं। वुमेन सेफ्टी के लिए या किसी भी तरह की सेफ्टी के लिए सबसे बढ़िया इक्विपमेंट जो आज की डेट में है वो है सीसीटीवी। टेक्नोलॉजी इज द की। आप शहर के उन डार्क प्लेसेस को सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कवरेज के अंदर ले आइए, जिसकी मॉनिटरिंग कौन करे? पुलिस डिपार्टमेंट। तो शहर में होने वाले ऑफेंसेस खत्म हो जाएंगे। ऑफिसेस में आप सीसीटीवी कैमरा इनबिल्ट करवा दीजिए, जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। घरों में सीधी सी बात है, माँ या बाप की निगरानी में बच्चे रहें। प्रॉब्लम कहाँ हो गई है? जहाँ मम्मी पापा दोनों जॉब करने जा रहे हैं, बच्चा किसी के साथ है, तो नए तरह की प्रॉब्लम आ गई है, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। इसके लिए लॉ लाना पड़ा 2012 में, पॉक्सो। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि बच्चा माँ बाप की निगरानी के परे है। और किसी भी बच्चे के लिए, अच्छा पुराने समय में क्या था, या तो बच्चे के साथ में दादा दादी हैं, या मम्मी पापा हैं, या चाचा चाची हैं, जॉइंट फैमिली है, बच्चा किसी न किसी की नज़र में है। अचानक से क्या हुआ पता है? जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई, वहाँ बच्चा किसी और के साथ में है। और का मतलब है और ह्यूमन मेंटेलिटी इतनी खराब हो गई है कि बच्चे को नहीं छोड़ रहे। अदरवाइज हमको सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए लॉ क्यों लाना पड़ता 2012 में, आप बताओ। तो ऐसी चीज़ें हैं। सेफ्टी के लिए सबसे बढ़िया तरीका है सीसीटीवी। दूसरा, घर में किसी एक का प्रेजेंस। अगर माँ काम करने जा रही है तो बाप बच्चे पर नज़र रखे, और बाप काम करने जा रहा है तो माँ नज़र रखे।
हम दोनों कमाएंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, ये मेंटेलिटी तो खराब है। इसीलिए आजकल लोग ये इसी वजह से नैनीज रखना स्टार्ट कर दिए हैं तो बच्चों नैनी के भी लिए। तो अदर पर्सन ही है ना। हाँ, वही। आप समझो पुराने समय में जो नानी थी उसको ही शायद नैनी बना दिया, अंग्रेजों ने नैनी बोलने लगे, हमारे घर में दादी नानी थी, तो वो भी तो अलग ही है ना। आया के भरोसे कैसे जीवन चलेगा। मैंने कहा ना, अगर आप सोच रहे हो कि हम दोनों पैसे कमाकर बैंक बैलेंस बनाएंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएं, तो हो ही रहे हैं। अदरवाइज बच्चा शुड बी इन दी बिफोर द आईज ऑफ एनी पर्सन, वेदर शी इज अ मदर और अ फादर। Right. So, sir, now we'll talk about our most recent constitutional amendment, that is 130th constitutional amendment. What is it? First of all, you explain अभी जो this. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है, इसमें ये कह दिया गया है कि अगर कोई भी मिनिस्टर लेवल का आदमी है, इवन प्राइम मिनिस्टर और द सीएम, अगर वो 30 दिन लगातार जेल में रहते हैं, तो वो जो पद है उनके पास में, जिस भी ऑफिस में वो हैं, वेदर ही होल्ड्स द ऑफिस ऑफ अ सीएम और पीएम और एनी कैबिनेट मिनिस्टर और व्हाट्सोएवर इट मे बी, वो पद उसका चला जाएगा। नाउ ये जो लॉ है, ये जो आया है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, अगर आपने नाम सुना हो, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन साहब चले गए, ये दो वहाँ पर लगातार सीएम रहे। शिबू सोरेन साहब के बारे में तो हम पढ़ते रहे कि वो आज शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री पद की, फिर न्यूज़पेपर में आता था वो जेल चले गए। तो बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो इसका अपोज कर रही हैं। बीजेपी इसको लेकर आई है। अब कुछ पार्टीज़ का ये समझना है कि किसी को पद से हटाना हो तो सरकार क्या करेगी, 30 दिन के लिए जेल में डाल देगी। मेरी समझ ये कहती है कि सीधे ही किसी को जेल में डाल देना, वो भी 30 दिन के लिए, आसान काम नहीं है। देश की जुडिशरी पर हमको भरोसा करना चाहिए। ये बात और है कि जिस तरह की बातें कॉलेजियम से लेकर आती रही हैं, थोड़ा सा भरोसा लोगों का हर जगह कम हुआ है, लेकिन बिना भरोसे के जीवन चलेगा नहीं। इस लॉ को लाने के पीछे अगर सरकार की मेंटेलिटी, सिर्फ इंटेंशन की बात है, अगर अच्छी है तो बहुत बढ़िया लॉ है। क्योंकि मुझे लगता है अगर नेता और मंत्री अगर साफ सुथरे होंगे, ऑफेंस करने वाले नहीं होंगे, या भ्रष्टाचारी करप्ट नहीं होंगे, या ऐसे लोग नहीं होंगे जो कभी जेल जा रहे हैं, साफ सुथरे होंगे जैसे कि हमारे सरकारी अधिकारी होते हैं, ऐसे लोगों को, जैसे आप अगर जुडिशरी में जाना चाहती हो तो आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर पार्लियामेंट में ऐसे लोग रहेंगे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो शायद लॉ ऐसा आएगा जो लोगों के लिए अच्छा हो। अभी आपको जानकारी दे दूं, 46% पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली को देखो तो 89% एमएलएज हैं, 89% जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो ये आंकड़े तो बहुत डरावने हैं। सारे अपराधी अगर संसद और लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे तो जेल में कौन रहेगा? Right. As you said that, is that true if minister goes to jail and still they keep their job? जेल में डाल देना इज अ डिफरेंट थिंग। मुझे लगता है कि लॉ में एक बात होनी चाहिए थी, अगर किसी के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हो गए, जेल में तो किसी को भी डाला जा सकता है। ये बात और है सीएम और पीएम को जेल में डालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरी बात और है कि हमने देखा दिल्ली के सीएम को जेल में डाल दिया गया, दिल्ली के जो प्रेजेंट सीएम थे उनको जेल में डाला गया। टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है किसी को जेल में डाल देना मस्ट नॉट बी द क्राइटेरिया, चार्जेस का फ्रेम हो जाना मस्ट बी द क्राइटेरिया। क्योंकि चार्जेस फ्रेम करने के लिए पहले तो प्रूफ चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई होगी, दैट रिपोर्ट हैज़ टू बी पुट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, कोर्ट को ये लगा होगा देयर आर ग्राउंड्स टू फ्रेम द चार्ज, और चार्ज फ्रेम हुआ होगा। नाउ द पर्सन मस्ट नॉट होल्ड द पोस्ट। 30 दिन जेल में डाल देना मुझे लगता है सही क्राइटेरिया नहीं है। Sir, several constitutional articles were also apply on this constitutional. What were that? For what? Arrest and put behind the bars? Yes, behind. No, actually, as Article 75 says that President will remove for removal. For removal of whom? Ministers, for removal of ministers. पहली बात तो ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि अगर मान लेते हैं किसी प्रेसिडेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट किसी मिनिस्टर का प्रेसिडेंट करते हैं, तो रिमूवल के पावर भी प्रेसिडेंट के पास में है। लेकिन जैसे ये लॉ आ जाएगा, क्योंकि ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, एज यू कोटेड आर्टिकल नंबर 75, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल दोनों पावर प्रेसिडेंट के पास में है। इसीलिए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। लॉ बनाकर ये नहीं कहा जा सकता था कि उनको पद से हटा देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया इसलिए गया है कि प्रेसिडेंट इनको रिमूव करेंगे। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगी, प्रेसिडेंट को रिमूव कर देंगे। And sir, we can say that politics is a power, but power without accountability will be a dangerous game. करेक्ट, शाबाश, बहुत अच्छा कोट है ये। पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज अ डेंजरस गेम। इट इज, यस इट इज। Yes. So how can we quote how society's impact on this? इसके लिए आपको करना होगा, एक बहुत अच्छा लॉ ले आना चाहिए, वो है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल ये होता है कि आपने किसी आदमी को अपॉइंट किया, आपने किसी आदमी को इलेक्ट किया,
आप प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या आपने उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए इलेक्ट किया, और अब सोसाइटी को ये लग रहा है ये आदमी काम का नहीं, अकाउंटेबल नहीं है, 50% जितने लोगों ने वोट दिया था वो लिख करके दे दें तो वो आदमी अपने पद पर न रह जाए. राइट टू रिकॉल शुड बी अ सॉल्यूशन. Right. So, sir, here only we should wrap our episode. Thank you very much. It was great, and I want that people who are watching this should any question if they have, they can comment in the comment box, and please like, share and subscribe our channel. हाँ, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो बेल आइकॉन क्लिक कर लेना. ये ऐसे पॉडकास्ट और नॉलेज से भरी हुई बातें आप तक हम लेकर आते रहेंगे. कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अपर्णा को थैंक्स जरूर लिखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन उसने पूछे हैं. थैंक यू वेरी मच. And keep questioning and keep learning. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir.